उससे पहले आपको कैश बुक किसका पार्ट है वो समझना होगा, क्या होता है उसके बारे में आपको जानना होगा। तो होता क्या है कि जैसे अभी इससे पहले आपने जो न्यूमेरिकल चैप्टर पढ़ा वो आपने सबसे पहला पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद जो न्यूमेरिकल चैप्टर आपने पढ़ा उसमें आपको इंटरेस्ट मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी आप लोगों को। जनरल एंट्री में आपने देखा होगा कि सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज हो, सेल्स हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी लेन देन हो रहा है, उसे क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन अगर आप सोचिए कि जनरल एंट्री जो है अगर छोटी बिजनेस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वही बड़ी बिजनेस है तो क्या पॉसिबल है कि सारे ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड करना? इट इज पॉसिबल नहीं। एग्जांपल के तौर पे अगर ले लें कि अगर सपोज करें कि आपके घर में क्या होता है कि आप जब सामान लेके आते हैं, मतलब ये मम्मी आपकी लिस्ट बनाती है, आप सामान लेके आती है, मम्मी क्या करती है, हर चीज को अलग अलग डब्बे में करती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है कि अगर आपका बिजनेस बहुत मतलब कि बड़ी बिजनेस हो, जैसे रिलायंस को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए, तो जब बड़ी बिजनेस है उनके यहाँ एक दिन में लाखों ट्रांजेक्शन होते होंगे, क्या सभी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अब दिक्कत है जब पॉसिबल नहीं है तो क्या करें, उसको रिकॉर्डिंग ना करें? ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, आपको रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया गया कि उसको डिवाइड कर दिया गया। क्या किया जाता है जनरली जब काम का प्रेशर ज्यादा होता है, जब ज्यादा काम होता है तो अब क्या करते हैं, उसको लोगों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वो ऑन टाइम सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल क्या करें, आप सोचिए कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो जनरल एंट्री प्रिपेयर कर रही है, जो जनरल एंट्री आप अभी सीख के आए हैं चैप्टर नंबर 9 में, वो एंट्री पास कर रही है। ठीक है, तो एक दिन में लाखों है तो पूरे साल में सोचिए कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितनी जनरल एंट्री पास करनी पड़ती होगी। उसमें से अगर कोई अकाउंटेंट से पूछ ले तो क्या होगा, कोई पूछ ले उससे कि भाई डेट वाइज सब होता है, और उसमें अगर कोई अकाउंटेंट भाई जब जनरल एंट्री है तो एक ही आदमी रहेगा, 4 लोग बैठ के तो कर नहीं सकते क्योंकि जनरल एंट्री एक ही लोग को करनी है। तो उसको रिकॉर्ड कर देने से कितना लंबा चौड़ा वो बुक प्रिपेयर होगी, कितना मोटी वो बुक हो जाएगी, वो उसके बाद से लास्ट में कोई मुझे भैया हमको ये बता दो अकाउंटेंट से कि टोटल सेल्स कितनी हुई है। अब वो क्या करेगा, एक एक पन्ना पलटेगा, एक एक एंट्री चेक करेगी, तो चेक करेगा तो सोचिए कितना टाइम लगेगा उसको जो है टोटल सेल निकालने में, या टोटल परचेज निकालने में, या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, या टोटल कैश कितना रिसीव हुआ है, ये सारा चीज निकालने में उसको क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उस प्रॉब्लम से क्या, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, जर्नल एंट्री को यानी जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को जर्नल को डिवाइड किया गया, उसका डिवीजन किया गया, सब डिवीजन किया गया, उसको कई सारे पार्ट्स में बांटा गया। जब कई सारे पार्ट्स में बांटा गया तो अब एक आदमी को ना देके कई सारे लोग जिम्मेदारी ले लिए। ठीक है, तो अब उसको किस कई सारे पार्ट में बांटा गया, वही चीज इसमें देखना आपको। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, द जर्नल इज सब डिवाइडेड into a number of special journal। जर्नल को क्या किया गया, डिवाइडेड किया गया, किसमें, स्पेशल जर्नल में। और वो स्पेशल जर्नल क्या कर रहा है, सब्सिडरी। जैसे हम लोग जाते हैं ना दवा वाले ने क्या करा, वो दवा नहीं मिलती तो क्या करें, इसकी जगह दूसरी, तो सब्सिडरी का मतलब क्या है, उसके प्लेस पे दूसरा कोई चीज। तो वही है क्या, जर्नल के बेस पे जो हमें क्या किया गया, जो है उस जर्नल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सब डिवाइड किया किसमें, स्पेशल जर्नल में। और वो दीस स्पेशल जर्नल आर known as subsidiary book। अब ये subsidiary book कई सारे पार्ट्स में है, उसमें कौन कौन से चीजें देखिए, following subsidiary book are most commonly used for concern in business। क्या, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। क्या किया गया, पहले क्या था, जर्नल एंट्री सेव कर रहे थे तो एक ही के ऊपर लोड था। अब बिजनेस बड़ा है, वो लोड कितना झेलेगा, झेल तो पाएगा नहीं, तो इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मोस्टली 6 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब कैश बुक, कैश बुक का मतलब क्या हो गया कि कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होंगे उसको कोई और नहीं करेगा, वो अलग बुक में लिखा जाएगा। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया वो पता चल जाएगा, और लास्ट ईयर में हम इजीली कैश बैलेंस कितना बचा हुआ है फर्म के पास या कंपनी के पास वो आसानी से पता कर लेंगे हम। ठीक है, अगर सपोज जनरल में होता तो एक हम एंट्री चेक करके कितना 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 है, उसके बाद हम अलग अलग लिखते तब कितना टाइम टेकिंग होता, लेकिन हम
दूसरा जो है परचेज बुक। अब आपने देखा कैश बुक, तो कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन, चाहे वो परचेज हो, सेल्स हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, जिसमें भी कैश का लेन देन हुआ है वो कैश बुक में लिख दिया। उसके बाद परचेज बुक में क्या लिखा है? परचेज बुक में हमेशा याद रखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कैश परचेज हुआ है वो कैश बुक में चला जाएगा क्योंकि वहां पे कैश से डील हो गया है, लेकिन जो उधार खरीदी गई है, ठीक है, जो क्रेडिट पे आपने परचेज किया है वो किस में जाएगा? परचेज बुक में जाएगा। अब परचेज बुक से एक फायदा और ये हो जाएगा कि हमने क्या किया, टोटल क्रेडिट परचेज कितना किया है वो हमको पता चल जाएगा, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं वो हमको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बनेगा सेल्स बुक, ठीक है। सेल्स बुक में क्या करेंगे? जितने भी उधार सामान आपने बेच रखा है, यानी कि आपकी फर्म ने, आपकी कंपनी ने बेच रखा है, वो सारा किसमें होगा? सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। क्लियर हुआ? जितना भी आपने उधार बेच रखा है वो सेल्स की कैश सेल्स में कैश बुक में आ चुका होगा, तो इसलिए सेल्स बुक में हमेशा याद रखिएगा क्या आएगा? सिर्फ उधार वाले आइटम्स आएंगे जो आपने उधार में बेचे हुए। तो इसको बनाने का क्या फायदा हुआ? कितने उधार सेल्स है ये हमको पता चल जाएगा, और साथ ही साथ कितने हमारे डेब्टर्स है उसका भी टोटल हमको इससे मिल जाएगा, हमको एक एक पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बनता है परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक में क्या होगा? यानी जरूरी तो है नहीं कि आप सिर्फ सामान खरीदने के लिए आ रहे, हो सकता है कुछ डिफेक्टिव निकल जाए, हो सकता है कि कुछ ऐसा सामान आपने खरीद लिया हो जो आपकी यूज का होगा ही नहीं, तो उसको आप रिटर्न करोगे। तो जब उसको आप रिटर्न करते हो तो उसके लिए कौन सा बुक बनाएंगे? उसके लिए एक सेपरेट बुक बनाएंगे, क्या हो गया? परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। उसी तरीके से आपके कस्टमर्स भी जिसको आपने सोल्ड कर रखा होगा वो भी आपको रिटर्न करेंगे, तो उनके लिए क्या हो गया? सेल्स रिटर्न बुक बन गया। क्लियर हुआ? सबके लिए अलग, कैश के लिए कैश बुक बन गया, परचेज के लिए परचेज बुक बन गया, सेल्स के लिए सेल्स बुक बन गया, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक बन गया, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक बन गया। जनरली बिजनेस में यही होता है। अब चीज ध्यान दीजिए, जो ट्रांजैक्शन, ठीक है, अगर इस पांचों से हटके भी कोई ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए भी जगह दी गई, उसके लिए बनाया गया जनरल प्रॉपर, ठीक है। जनरल प्रॉपर, इसके लिए कोई बुक नहीं होगा, एंट्री पास कर दी, जिस तरह जनरल एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ पे कैसी एंट्री आ जाएगी? आउटस्टैंडिंग की एंट्री है, प्रीपेड की एंट्री है, ठीक है। कोई आपने जो है जैसे गुड्स आपने उधार करता है तो वो परचेज बुक में चला जाएगा, गुड्स आपने उधार बेचा है तो वो सेल्स बुक में चला जाएगा। लेकिन सपोज दैट कोई एसेट्स आपने उधार खरीदा तो कहां जाएगा? परचेज बुक में तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो उस किसमें भेजेंगे आप? जनरल प्रॉपर में भेजेंगे। कोई एसेट्स आपने उधार बेचा है वो सेल्स बुक में तो जाएगा नहीं, क्योंकि सेल्स बुक हमेशा गुड्स से रिलेटेड है, तो आप कहां लिखेंगे? जनरल प्रॉपर में आप लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, ये सारे किसमें होंगी? जनरल प्रॉपर में होंगी। क्लियर हो गया? तो फिर से देख लेते हैं। सब्सिडरी बुक जो है, सब्सिडरी बुक में मेनली जो होता क्या है कि जनरल एंट्री क्या है? स्मॉल बिजनेस के लिए ठीक ठाक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली इशू कम है, उसमें वो चल जाएगा, सारी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर सोचो कि जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, क्या एक ही आदमी रिकॉर्ड कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ले। क्या एक ही बुक में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा सकती है? नहीं, वो बहुत लंबा पोथा हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए क्या किया? वर्क को डिवाइड कर दिया गया, जो जनरल था आपका, जनरल को भी डिवाइड कर दिया गया, सब डिवाइड किया गया, और सब डिवाइड 6 पार्ट में किया गया। किसमें? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और जनरल प्रॉपर, ठीक है। तो कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन थे कैश बुक में उसको भेज दिया, कैश वाला जैसे बैंकों में आप देखे होंगे कि अगर ब्रांच छोटी है तो एक ही आदमी क्या करता है? पैसा लेने का भी काम करता है, पैसा देने का भी काम करता है, आरटीजीएस का भी काम करता है और पासबुक का भी काम करता है, ठीक है। एक ही आदमी हैंडल करता है क्योंकि कस्टमर्स का है उसके पास, एक आदमी मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर सोचिए कि वो बड़ी ब्रांच है जहां पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स हैं, क्या एक आदमी उसको हैंडल कर पाएगा? नहीं। तो वहां पे क्या करता है मैनेजर? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कैश बुक के लिए, मतलब कैश रिसीव के लिए अलग आदमी को बैठाता है, अलग काउंटर खोल देता है, कैश पेमेंट के लिए अलग काउंटर खोल देता है, आरटीजीएस के लिए अलग काउंटर खोल देता है, चेक क्लियरेंस के लिए अलग काउंटर खोल देता है, पासबुक प्रिंटिंग के लिए अलग काउंटर खोल देता है। तो इससे क्या होता है? जो भीड़ होती है, जो प्रेशर होता है, वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे भी अकाउंटेंट के जो प्रेशर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने क्या किया? जर्नल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि एक छोटे बिजनेस में, स्मॉल
परचेज, उधार परचेज जितना तुम संभालो, तीसरे को बैठाएंगे तुम सिर्फ सेल्स वाला संभालो, चौथे को सब बैठाएंगे तुम रिटर्निंग का संभालो, ठीक है, चौथे को तुम सेल्स रिटर्निंग का संभालो। अब पांचवे को छठे को जो बोला गया कि भैया जो इन लोग के कैटेगरी में नहीं आता है वो तुम संभालो, ठीक है। इससे क्या हुआ, वर्क प्रेशर कम हुआ, वर्क ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब डिवीजन ऑफ वर्क हो गया तो क्या हुआ, लोग एक तो टाइम बच गया, सबका टाइम टेकिंग नहीं है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज की एक ही आदमी एक काम करते करते वो उसमें प्रोफेशनल हो जाएगा, और जब प्रोफेशनल हो जाएगा तो उससे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब एक ही आदमी सारा काम करेगा तो क्या होगा, उसको दिक्कत होगी, ठीक है, उसको दिक्कत होगी और उससे गलतियां होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे और सबका हिसाब वो नहीं दे पाएगा। लेकिन जब हम वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं लोगों के बीच तो सबकी एक जिम्मेदारी हो जाएगी, ठीक है, सब जो है उसमें क्या होगा, एक ही काम करते करते वो प्रोफेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है मतलब मेन जो आप पढ़ेंगे तो आप छह में से जो पहला आपका मेन क्या है, कैश बुक। कैश बुक कंफर्म बनाती है, जरूरी है सभी जो छह बुक है सबको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर रिटर्न में किसी दुकान पे, कई दुकानों में आपका लिखा होता है कि यहाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होगा तो उसको परचेज रिटर्न बुक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से आप कई लोग ऐसे होते हैं कि जो खरीद के लाया हुआ सामान वापस नहीं करते हैं तो वहां पे सेल्स रिटर्न बुक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ये है, ये जरूरी है कि छह बुक प्रिपेयर हो, ये नेसेसरी नहीं है, जो आपके बिजनेस के हिसाब से एप्लीकेबल हो, जो आपके यहाँ नेसेसरी हो उसे आप बनाइए, बना सकते मतलब बना सकते हैं। और दूसरा कैश बुक तो लगभग सबके यहाँ बनेगा, परचेज बुक सब बिजनेस से बनेगा, और सेल्स बुक ये तीन तो मैंडेटरी है, ये तो बनना ही बनना है। तो पहला जो सब्सिडरी बुक का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सब्सिडरी बुक का जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे तो जो आपका चैप्टर नंबर 11 है वो क्या है, कैश बुक। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैश बुक किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है, यही सारे इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो आपके बुक में देखिए दे रखा है पेज नंबर 11.2 पे, ठीक है। क्या दिया हुआ, एडवांटेज और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, एडवांटेज ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्या एडवांटेज होगा, पहला एडवांटेज डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। आप क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड ये सब्सिडरी बुक के बेस पे आपने वर्क को जो है डिवाइड कर सकते हैं, जो आदमी जिस कैपेबल होगा उस हिसाब से उसको आप क्या करेंगे, वर्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत होशियार आदमी है उसको कैश बुक दे दीजिए, क्यों, कैश बुक में ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे। फिर उससे थोड़ा सा कम होशियार है उसको आप जो है परचेज बुक दे दीजिए, सेल्स बुक दे दीजिए। फिर उसके बाद उससे क्योंकि सबसे कम रिटर्निंग में कम एंट्रियां होती है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में, जो थोड़ा बहुत लगता है कि थोड़ा सा कम वो है, नया है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको आप क्या कर दीजिए, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का पकड़ा दीजिए। और जो एकदम ही है जिसको लगता है ये सब कुछ नहीं, मतलब करने का मतलब एबिलिटी चेक कीजिए, जो जिस हिसाब से आपको होशियार लग रहा है उस हिसाब से आप इसको क्या करते हैं, काम को बांट सकते हैं। तो पहला वो ये इससे एडवांटेज क्या है, पहला फैसिलिटी क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। दूसरा है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को किस तरह से बढ़ाएं, आप एक ही काम को डेली करिए, खैर है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही चीज है कि जब एक ही आदमी एक ही काम डेली कर रहा हो तो वो क्या होगा, उसमें महारत हासिल कर लेता है। तो वही चीज यहाँ बोला है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, जब एक ही आदमी एक काम करता जा रहा है और डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका है तो उस काम में वो महारत को एफिशिएंसी गेन कर लेगा। फिर इंक्रीजिंग इजीनेस, सॉरी थॉट पॉइंट है इजीनेस इन पोस्टिंग। पोस्टिंग करने में बहुत आसान है, पहले जर्नल में क्या था, एक ही आदमी को सारी पोस्टिंग करनी पड़ती थी, अब पोस्टिंग करना आसान है, क्यों, सब लोग अपने वर्क में प्रोफेशन हासिल कर चुके थे, ठीक है, सबकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुकी थी, तो सब क्या हुआ, सबको पता है कौन सी एंट्री किसको करनी है, तो बहुत आसानी से एंट्री पास हो जाएगी। पांचवा है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, इसको जो समझिए ध्यान से। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉड का पहले ये कीजिए, सारा कार्यभार आप एक ही आदमी के ऊपर डाल दीजिए, ठीक है, उसी पे आप भरोसे रखिए, तो क्या होगा, अगर उसका दिमाग फिरा तो वो फ्रॉड भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसको किसी और से डर नहीं रहेगा, किसी और को कुछ पता नहीं है, जो है उसको पता है, तो वो अपने हिसाब से सारी चीजों को एडजस्ट करके फ्रॉड कर सकता है। लेकिन अगर वही वर्क का डिवीजन हो गया है तो परचेज और सेल्स वाला सोचेगा अगर मैंने नहीं निकाला तो परचेज वाला शो कर चुका होगा, अकाउंट टैली ही नहीं होगा तो हम पकड़े जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से कैश वाला भी वही सोचेगा, सेल्स वाला भी वही सोचेगा, परचेज वाला भी वही सोचेगा। तो यहाँ पे क्या
वन प्लेस। अब ध्यान दें, कैश से रिलेटेड जितने भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कैश परचेज कितना हुआ, कैश सेल्स कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, वो आप सबको कैश बुक में लिस्ट में मिल जाएगा। परचेज से रिलेटेड, उधार परचेज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है आपको परचेज बुक में मिल जाएगा। सेल्स से रिलेटेड आपको सेल्स बुक में मिल जाएगा, ठीक है। रिटर्न से रिलेटेड रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वन प्लेस पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद फ्लेक्सिबल क्यों है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो है ये जरूरी नहीं है कि सारे कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो आप नहीं समझते कि आपके लिए यूजफुल है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैनेजर को क्या करना है, वो जो है जब एक बुक आपको प्रोवाइड कर दी गई, आप परचेज बुक संभालिए, आप सेल्स बुक संभालिए, आप कैश बुक संभालिए, तो ये क्या हुआ, एक फिक्सेशन कर दी गई कि आपको बस इसी की जिम्मेदारी संभालनी है, दूसरा जिम्मेदारी नहीं संभालनी है। इसमें जो भी गड़बड़ी होगी वो सिर्फ आप समझेंगे और आप ही इसके जो है क्या होंगे, जवाबकर्ता होंगे, आप ही को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो फिक्सेशन करना भी बहुत